एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराना चाहते हैं जिन्होंने विज्ञान में अपनी कथाओं का लिखना शुभारंभ किया और आज इनकी कथाएं, विज्ञान की कथाएं काफ़ी साहित्य के क्षेत्र में जानी पहचानी है। ऐसी शख्सियतें आज हमारे साथ प्रज्ञा गौतम जी। प्रज्ञा गौतम जी से इनके जीवन परिचय, इनके शिक्षा के बारे में हम जानेंगे। साथ ही इन्होंने कब से अपना साहित्य सृजन किया, इसके बारे में भी हम इनसे बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं प्रज्ञा गौतम जी से। प्रज्ञा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रज्ञा जी, सबसे पहले तो आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई और कब से आप साहित्य के क्षेत्र से जुड़े? मैं कोटा की ही हूँ जी। असल में मेरा बचपन जवाहर सागर बांध में बीता जी। वहाँ से हम लोगों ने एक तरह से अप डाउन करके और कोटा ही सारी शिक्षा ग्रहण की। जी। मैंने बॉटनी से एमएससी किया है, बीएड किया है जी। और वर्तमान में मैं इसमें बायोलॉजी की लेक्चरर हूँ। जी। प्रज्ञा जी, हाड़ौती में कई साहित्यकार हैं जो अपना हिंदी में लेखन करते हैं जी। और आपने विज्ञान विषय को कैसे चुना जिसमें कथाओं का आपने? असल में एक बहुत लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका है विज्ञान प्रगति। जी जी। और आविष्कार और साइंस रिपोर्टर। जी। तो हमारे घर में पारिवारिक वातावरण ऐसा रहा कि पत्र पत्रिकाएं, मासिक पत्र पत्रिकाएं आती थी, काफ़ी सारी आती थी। जी। जिसमें छोटे थे तो कॉमिक्स वगैरह आते थे, उसके साथ साहित्यिक पत्रिकाएं भी आती थी, कादम्बिनी वगैरह, रीडर्स डाइजेस्ट आती थी। और उसके बाद फिर मैं विज्ञान प्रगति और साइंस रिपोर्टर वगैरह अपने किशोरावस्था से ही पढ़ने लगी। जी। और पढ़ते पढ़ते ही सबसे पहले मेरे को लगा कि इसमें जो कविताएं आती हैं तो ऐसी कविता मैं भी लिख सकती हूँ। जी जी। तो हुआ ये कि पहली बार मैंने कविता लिखी, उस वक्त मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था। जी। हाथ से ही लिखी और फिर वहाँ पे ई मित्र पे गई मैं, वहाँ पे जाके उसको टाइप करवाया। जी। और उसने काफ़ी सारी अशुद्धियाँ छोड़ी, टाइपिंग की, फिर जाके मतलब काफ़ी सारा समय भी ख़राब हुआ। बिल्कुल। लेकिन मैंने वो भेजी और वो छप गई। जी। तो जैसे होता है कि एक रास्ता मतलब खुल जाता है तो फिर अपन उस पर चल निकलते हैं। बहुत बढ़िया। तो वो छपी तो मनोबल बढ़ा। उसके बाद फिर 2 कविताएं और भेजी। जी। और उसके बाद फिर वो भी छपी। फिर मन किया कि कल्पना शक्ति को विस्तार कविताओं से नहीं, कहानी से ज़्यादा दिया जा सकता है। जी जी। तो विज्ञान प्रगति में क्या है, विज्ञान कथा आती थी। तो सबसे पहले मैगजीन आते ही मैं पहले विज्ञान कथा पढ़ती थी, बाद में फिर लेख वगैरह पढ़ती। तो फिर मेरी सबसे पहली विज्ञान कथा मिशन जीवन विज्ञान प्रगति में छपी। उसके बाद सेकंड छपी विचित्र वृक्ष। जी। और विचित्र वृक्ष कहानी इतनी लोकप्रिय हुई कि देश भर से मेरे पास फ़ोन कॉल्स आए कि क्या वास्तव में ऐसा पेड़ है? मैंने कहा ऐसा पेड़ नहीं है, ये काल्पनिक कथा है। जी। लेकिन देश भर से उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बहुत सारे लोगों का मतलब कहानी छपने के भी 3-4 साल तक जब जिसके हाथ में मैगजीन आती बिल्कुल वो कॉल करता। बहुत बढ़िया। तो उस कहानी के मेरे पास काफ़ी सारे फ़ोन आए। और फिर ये कहानियाँ 2 कहानियाँ छपने के बाद ये मैगजीन के राइटर्स का एक ग्रुप बना हुआ था। जी। तो जो एडमिन था उसने मेरे को राइटर्स के ग्रुप में जोड़ शामिल कर लिया। जी। उसके बाद फिर कहानियाँ मैंने लिखी, लेकिन विज्ञान प्रगति की 2 पृष्ठों की सीमा थी। जब अपन लिखने लगते हैं तो 2 से फिर कहानी की लंबाई भी बढ़ती जाती है। जी जी। तो फिर मैंने सोचा कि लंबी कहानियों के लिए कोई दूसरी पत्रिका तलाशें। तो एक विज्ञान कथा पत्रिका है, उसको गूगल करके ढूंढा। जी जी। वहाँ पे अपनी कहानी भेजी, वहाँ छपी। तो फिर वहाँ के जो उस पत्रिका के जो संपादक जी थे डॉक्टर राजीव रंजन जी, उनसे भी परिचय हुआ। और फिर अपने भारत के एक प्रमुख मतलब जो विज्ञान कथाकार है डॉक्टर अरविंद मिश्रा, जी जी, उनसे परिचय हुआ।
अब श्री देवेंद्र मेवाड़ी हैं, वो भी अपने देश के बहुत बड़े विज्ञान कथाकार हैं जी। अब तीनों विज्ञान कथाकार हस्तियों से परिचय हुआ, उनका प्रोत्साहन मिला। उसके बाद फिर देखिए 4 पुस्तकें आ चुकी हैं। जी जी। प्रज्ञा जी, जब कोई भी लेखन हाँ। लिखते हैं और वो जब किसी पत्र पत्रिका में प्रकाशित हो, कैसा लगता है? प्रथम बार कैसा लगा होगा आपको? पहली बार जब रचना छपती है तो वास्तव में इतना अच्छा लगता है जी कि कह नहीं सकते। पहली बार अपनी हाथ से लिखी हुई रचना को जब अपन उसमें प्रिंट उसमें देखते हैं रूप में, तो काफ़ी अच्छी अनुभूति होती है। पर एक बात बताऊं, मैं मुझसे पहले क्षमा की कहानियाँ छपी सिस्टर की, जी। तो पहले मुझे लगा कि इसको देख के मुझे काफ़ी अच्छा सा लगा जी। फिर मेरा जो शुरू हुआ जी, एक वो जो रास्ता खुला, फिर उस पर बढ़ते गए। साथ में फिर विज्ञान कथाओं के बाद फिर मैंने लोकप्रिय विज्ञान जो लेख हैं उनकी तरफ भी कदम बढ़ाया, और फिर विज्ञान प्रगति, आविष्कार और इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए, और इस तरह की जितनी भी विज्ञान संप्रेषण, जितनी भी देश की प्रमुख पत्रिकाएं हैं जी। अच्छा मतलब पूरे मतलब देश भर में उनका काफ़ी अच्छा प्रसार है, तो उनमें फिर मेरे विज्ञान लेख भी आने लगे जी। और अन्य पत्रिकाओं में भी विज्ञान कथाएँ आई। तो ये 2014 की बात है जब स्टार्टिंग हुई जी। और अब 2024 चल रहा है। 10 साल का ये सफ़र रहा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत सफ़र है आपका। प्रज्ञा जी, विज्ञान विषय एक बहुत कठिन विषय है और उससे भी कठिन है विज्ञान में कथाएं लिखना। जी। कैसे कर पाती होंगी आप? वास्तव में बहुत कठिन है, मैं खुद स्वीकार करती हूँ जी। क्योंकि एक आम सामाजिक कहानी हम परिवेश से उठाते हैं। बिल्कुल। हमारे खुद के निजी अनुभव, अपने पड़ोसियों परिवारजनों के अनुभव। बिल्कुल। तो उन कहानियों को लिखना इतना कठिन नहीं है, लेकिन जब आप भविष्य की कल्पना करते हैं, आप आज से 50 साल बाद की कल्पना करते हैं, उस वक्त की जो सिचुएशंस हैं, जो मनुष्य के साथ दिन प्रतिदिन के जो उसके संघर्ष हैं, जी। बहुत सारी बातों की अपन, और उस वक्त की जो टेक्नोलॉजी है उन सब की कल्पना करते हैं। उसके बाद फिर उस बैकग्राउंड में अपन कहानी की रचना करते हैं जी। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। मतलब मुख्य रूप से कि आप विज्ञान कथाएं लिखते हैं तो एक तो आपकी पृष्ठभूमि भी विज्ञान की होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो तथ्य हैं, विज्ञान कथाएं काल्पनिक होती है लेकिन हम तथ्यों की अवहेलना नहीं कर सकते। जो वैज्ञानिक तथ्य हैं हम तथ्यों पर चलते हैं। आगे की हम टेक्नोलॉजी का भी वर्णन करेंगे तो उसमें भी वैज्ञानिक तथ्यों की हम अवहेलना नहीं कर सकते। तो वैज्ञानिक पृष्ठभूमि होती है तो फिर आपको विज्ञान कथा लिखने में आसानी रहती है, और उसके अलावा आपकी कल्पना शक्ति काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। आपकी इमेजिनेशन पावर इतनी हो कि आप 50 साल बाद तक की कल्पना भी कर सकें। जी जी। प्रज्ञा जी, जो कहानियाँ लिखी जाती है वो फ्लैशबैक में मतलब वर्तमान में जीती है जी। और आपकी जो विज्ञान की जो कथा है वो भविष्यवादी में है। तो किस इतना मतलब व्यस्तता के बाद भी आप अपना लेखन जारी रख रही है, कैसे समय निकाल पाते हो? समय निकालना वास्तव में लेखन कार्य सरल नहीं है, रातों की नींद जी खोनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम जॉब में होते हैं जी तो 8-10 घंटे तो यूं ही चले जाते हैं। उसके बाद फिर घरेलू कार्य भी हैं तो समय मुश्किल से निकलता है। जो रात के 1-2 घंटे शाम के अगर निकलें वो, फिर उसके बाद छुट्टियां हैं, संडे की सुबह है, इस तरह से। जी। आपकी कौन सी पुस्तक जो प्रकाशन में आई अभी तक? आप कितनी पुस्तकों का? अभी तक 4 पुस्तकें आ गई हैं जी, और 4 पुस्तकों में से 2 विज्ञान कथा संग्रह है जी जो हिंदी में है, और एक अनुदित विज्ञान कथा संग्रह है जो अंग्रेजी में है, और एक बाल विज्ञान उपन्यास है जो बच्चों के लिए 15 साल तक के। आपकी पुस्तकें बताएं हमारे दर्शकों को। जी, ये अलौकिक है, अलौकिक और अन्य कहानियाँ। जी। ये मेरा पहला विज्ञान कथा संग्रह है और इसको काफ़ी प्रशंसा मिली, और जो वरिष्ठ विज्ञान कथाकार थे उन्होंने काफ़ी इसको सराहा, और इसकी काफ़ी सारी कहानियों का देश भर की जो भाषाएं हैं, मराठी है और उसके अलावा पंजाबी है और बंगाली है, उर्दू है, बहुत सारी कहानियों का
अच्छा। अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ, और 2 कहानियाँ इसकी एक जर्मन मैगजीन है जी जी, उसमें भी इसकी छपी। बहुत बढ़िया। उसके बाद ये मेरा दूसरा विज्ञान अच्छा, कथा अच्छा। संग्रह है। धरती छोड़ने हाँ, के बाद। ये 2020 में आया जी जी और ये 22 में, 2 साल बाद जी ये विज्ञान कथा संग्रह आया, और इसकी कहानियाँ भी लोगों द्वारा पसंद की गई। जी। और इसके बाद फिर मेरा 2023 में इसका प्रथम संस्करण आया और 24 में इसका द्वितीय संस्करण आया। अंतरिक्ष की शेर, ये बच्चों का है बाल जी। विज्ञान उपन्यास। इसको 10 से लेके 15-16 साल तक के जो किशोर हैं जी जी और बच्चे हैं वो पसंद करेंगे। जी बिल्कुल। और जो बाल विज्ञान कथाकार हैं और बाल कथाकार हैं डॉक्टर बिमला भंडारी, जी जी, तो उन्होंने भी इसको काफ़ी पसंद किया है। बहुत बढ़िया। काफ़ी अच्छे उन्होंने इसके रिव्यू दिए हैं। जी जी और इसके अलावा ये है कुंतला एंड अदर जी। स्टोरीज। जी जी ये कोलकाता से छपा है, और इसमें दोनों संग्रहों की जो चुनिंदा कहानियां हैं वो जी, इसमें जी। है, और इसका ट्रांसलेशन क्षमा ने किया है। जी जी, बहुत बढ़िया। प्रज्ञा जी, आगे भी निरंतर आपका लेखन जारी रहेगा, क्या मान रही हैं आप? जी, अभी तो शुरुआत है। अभी तो असल में कि हर लेखक की ये इच्छा होती है कि वो अपना बेस्ट दे, और अभी जी। तक मैं नहीं मानती कि अपना बेस्ट दे पाई हूँ, जी क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े कथाकारों को पढ़ते हैं तो लगता है कि हमें अभी काफ़ी मतलब सोपान तय करना बाकी है। अभी हम बिल्कुल। चल रहे हैं, रास्ते में ही है। जी जी, बहुत बढ़िया। प्रज्ञा जी, आपने विज्ञान कविताएं भी लिखी है, हमारे दर्शकों को सुनाएं। प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य है अनुकूलन। इस कविता का जो मैं सुनाने जा रही हूँ, जी जी, ये इस अनुकूलन पर मैंने लिखी है कि किस तरह से प्राणी वातावरण के अनुसार अपन को ढालता है। जी प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य है अनुकूलन। पत्ती पर बैठे एक कीट का पंख पत्ती से इतनी समता रख सकता है कैसे? शाख पर चिपके सूखी डंडी से कीट की नहीं है आसान लकड़ी से इतर पहचान। जी, छुपा लेता है गिरगिट ईंट की दीवार में खुद को, और गहरे सागर में ऑक्टोपस करता है ऐसे ही शिकार। बहुत बढ़िया। इनकी आंखें देखती हैं परिवेश के रंग रूप को, पलक झपकते आंखों से मस्तिष्क, और मस्तिष्क से रंजक कोशिकाओं तक नाड़ियों में होता सूचना का प्रवाह त्वरित जी, कर देता है चकित। और छल करना कहाँ से सीखा पुष्प ने, उसकी तो आंखें भी नहीं, वाह, न उसमें नाड़ियां हैं। कैसे कैसे लुभाता है वो कीट को, देकर झूठे प्रलोभन आश्वासन। कर लेता है वह मादा कीट का रूप रंग और गंध। सचमुच प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य है अनुकूलन। वाह, बहुत बढ़िया। एक और कविता सुना। जी, सुना दीजिए। प्रकाश संश्लेषण की घटना को हम जानते हैं, बिल्कुल। बच्चा भी जानता है जी। 6th क्लास का। ये प्रकाश संश्लेषण पे कविता। जी, भोर की पहली किरण छूकर चली गई जब हरी पत्ती की नाजुक देह। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जल स्फीत द्वार कोशिकाओं ने उन्मुना कर रंध्र खोल दिए। प्रकाश की उष्ण तरंगों से कंपित उत्तेजित हो उठा कोशिकाओं का हरित वर्ण। जल टूट कर बिखरा था, मुक्त हो गई थी प्राणवायु। रात्रि के गहन अंधकार में कार्बन डाइऑक्साइड बंध गई थी चुपके से हाइड्रोजन के साथ। प्रकाश किरणों की ऊर्जा और प्यार के इस गठबंधन से जन्मी थी मीठी मृदुल शर्करा, जो है श्वसन की क्रियाधार, ऊर्जा का अथाह भंडार। सकल जीव जगत को पूछती जीवन रस में घुली शर्करा में, सृष्टि के इस उदात्त प्रेम का अंश है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। प्रज्ञा जी, विज्ञान कथाओं के कथानक बताइए आप, जो आपने लिखी है। कथानक में काफ़ी विविधता है, जी, क्योंकि 2 कथा संग्रह आ चुके हैं, और जो मेरी
एक तो मैं विचित्र वृक्ष की जो कहानी लोकप्रिय हुई उसका कथन का हाँ, सुनाइए आप। देखिए, हमारे यहाँ लोग बहुत ही बेदर्दी से पेड़ों को काट देते हैं। बिल्कुल। पेड़ों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है लोगों में जी। जहाँ पे भी मतलब आप देखिए, कानून भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है पेड़ काटने वालों का। तो कहानी की पृष्ठभूमि ये है कि विद्यालय के प्रांगण में पेड़ हैं जी, और ग्रामीण उन पेड़ों को बेच देना चाहते हैं ताकि वो मंदिर का नवनिर्माण करवा सकें। जी। अब विद्यालय के जो प्राचार्य हैं वो उसको समझाते हैं कि मंदिर के नवनिर्माण के लिए आप चंदा ले सकते हैं या देवस्थान विभाग से मदद मिल सकती है, पेड़ों को मत काटिए जी। लेकिन ग्रामीण हट कर लेते हैं जी। इस तरह की बात चलती रहती है और गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं जी। और वो पेड़ों को कई बार चेक करके जाते हैं कि इनको काटना है, इनको काटना है, देख के कि चिन्हित कर लेते हैं उनको। उसके बाद इस तरह की घटना घटती है कि व्यक्ति पेड़ काटता है और पेड़ पे काटते वक्त पेड़ में से ऐसे विकिरण निकलते हैं कि वो व्यक्तियों की दृष्टि चली जाती है। अच्छा। और वो काफ़ी भयभीत हो जाते हैं और इस तरह का जो गांव में जो अंधविश्वास की इसमें कुछ इस तरह का है, लेकिन वास्तव में होता ये कि हर जीव, पेड़ भी सजीव है, हर जीव का अपना प्रतिरक्षा तंत्र होता है। जिस तरह से हम लोग प्रकृति के अनुकूल ढलते हैं, अपना हमारा प्रतिरक्षा तंत्र विकसित प्राणियों का होता है, पेड़ पौधों का भी एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है। पेड़ पौधे भी कुछ रसायन इस तरह के बनाते हैं जी। जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं जंगली जानवरों से, सबसे। तो उन पेड़ की एक वो दुर्लभ प्रजाति है जिसको वो लोग काटना चाह रहे थे। तो उस दुर्लभ प्रजाति ने अपना एक ऐसा प्रतिरक्षा तंत्र विकसित कर लिया कि जब आप उसको क्षति पहुंचाते हो, कोशिकाओं को, उनको क्षति पहुंचाते हो, तो उसमें से कुछ इस तरह के विकिरण निकलते हैं जो आपके लिए हानिकारक है। तो इस तरह की एक और घटना देश में एक और जगह होती है। फिर दोनों घटनाओं में फिर एक साम्य महसूस होता है कि दोनों एक ही प्रजाति के पेड़ थे। जी, जी। फिर उस पर शोध होती है कि आखिर इसका कारण क्या था, कौन से विकिरण थे और किस तरह से पेड़ ने अपना प्रतिरक्षा तंत्र विकसित किया। बहुत बढ़िया, बहुत ज्ञानवर्धक कहानी आपने। हाँ, ये मेरी दूसरी कहानी है। उसके बाद तो खैर काफ़ी सारे मतलब मेरी कहानियाँ एक दूसरे से भिन्न है। कथानकों में काफ़ी भिन्नता है, रोबोट्स पे हैं और जो अपना भविष्य में जो अभी आजकल AI जो है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो काफ़ी स्ट्रोंग हो रही है जी, जी। और आने वाले समय में मानव बुद्धिमत्ता को मात कर सकती है। बिल्कुल। तो काफ़ी अत्यंत विकसित रोबोट्स आ रहे हैं, एकदम ह्यूमनॉइड रोबोट्स, जो आप पता नहीं कर सकते कि ये रोबोट्स हैं। जी, जी। आप AI इतने अच्छे लेख लिखती है, खुद AI इतने अच्छी कहानियाँ लिखती हैं कि ये पता करना मुश्किल है कि AI ने लिखा है कि मनुष्य ने लिखा है। जी, जी। बहुत बढ़िया। प्रज्ञा जी, आपकी जो पुरस्कारों की श्रृंखला भी बहुत लंबी है जी। बताएं आप किन किन संस्थाओं ने आपको पुरस्कृत किया? अब मैं बहुत सारे तो नहीं, जो मेन मुख्य हैं मैं उनके बारे में बताती हूँ। बताएं। अपना एक भोपाल में आइसेक्ट यूनिवर्सिटी है, मतलब 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जी, और उनका अपना एक बहुत अच्छी, जो भारत में सबसे अधिक प्रसार वाली मैगजीन है इलेक्ट्रॉनिक आपके लिए। तो और काफ़ी एक जो विश्व रंग नाम की जो साहित्यिक जो मंच है वो भी वो चलाते हैं। तो काफ़ी इसका पूरे मतलब विश्व भर में इसकी ब्रांचेज फैली हुई हैं। अभी 7, 8, 9 को मॉरिशस में हुआ इनका सम्मेलन। तो आइसेक्ट ने सबसे पहले मेरे को CV रमन विज्ञान संचारक का पुरस्कार दिया था जी। उसके बाद ये अपना जो विज्ञान परिषद है, अपने सरकारी संस्था है जी जी, इसमें प्रयागराज विज्ञान परिषद, इन्होंने भी मेरे को सम्मानित किया। इसके अलावा एक मीडिया फाउंडेशन है, आपने शायद नाम सुना हो। बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया फाउंडेशन वालों ने
खजुराहो में अपना सम्मेलन किया था जी। उसमें उन्होंने आमंत्रित किया था। प्रज्ञा जी, जो आपने पुस्तकों का प्रकाशन कराया, ये साहित्यिक अकादमी से हुआ या अपने स्वयं के खर्चे से ही इसको आप समाज के सामने लाए? ये पहला जो मेरा विज्ञान कथा संग्रह था वो तो आईसेक्ट के लिए मैं लिखती थी जी। आईसेक्ट की मैगजीन के लिए मैं नियमित रूप से लिख रही थी। तो आईसेक्ट के अपने पब्लिकेशन पे मैंने अपना पहला विज्ञान कथा संग्रह, मेरे को पता पड़ा कि ये छापते हैं, तो पहला विज्ञान कथा संग्रह वहाँ से निकला जी। दूसरा विज्ञान कथा संग्रह दिल्ली का बहुत बड़ा पब्लिकेशन है, प्रकाशन संस्थान, वहाँ से निकला। और ये जो सरकारी जो वो हैं प्रकाशन, असल में उनका एक नियम है कि प्रकाशित कथाओं की जो संग्रह है वो नहीं छापते। पब्लिकेशन डिवीज़न जो है भारत सरकार का, उससे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये कथाएं चूँकि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं तो उनके रूल के, अब मेरा जो आगामी संग्रह है कोई वहाँ से आ सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग बिल्कुल ही फ्रेश कहानियाँ छापते हैं। जबकि ये जो दोनों संग्रह हैं इनकी ज़्यादातर कहानियाँ पत्रिकाओं में आ चुकी हैं। तो दिल्ली के प्रकाशन संस्थान ने बहुत ही मतलब इसको खुशी खुशी छापा है। जी। और इसके अलावा इन्होंने ये अंतरिक्ष की सैर भी वहीं से आया है जी। और ये भी उन्होंने, इसका भी उन्होंने कुछ, अंतरिक्ष की सैर का तो उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया है जी। बाकी धरती छोड़ने के बाद उन्होंने पैसा नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कुछ प्रतियां हमसे लीजिए। जी। बाकी अंतरिक्ष की सैर तो उन्होंने मतलब काफ़ी, हाँ, दिल्ली का काफ़ी मतलब प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थान है जी। ये थी हमारे साथ विज्ञान कथाओं की शिल्पी प्रज्ञा गौतम जी। प्रज्ञा गौतम जी जो हिंदी और हाड़ौती के राजस्थानी भाषा के जो साहित्यकारों से इनकी अलग विधा है विज्ञान में कथाओं का लिखना और समाज तक और बच्चों तक उन्हें पहुंचाना, ताकि बच्चे आज के जो युवा पीढ़ी है उसको भी आत्मसात कर एक उनको ज्ञान अर्जित कर सके। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी आपका भी।